जब तुम्हारी बेरहम माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था तब 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। तुम अपने पिता की अस्थियों का कलश सीने से लगाए पुलिस स्टेशन के बाहर मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी देश की सबसे अमीर महिला वहां से गुजरी। उसने तुम्हें देखा और अपने साथ घर ले आई। उसी दिन से लू परिवार की किस्मत बदल गई। तुमने परिवार पर होने वाली कई साजिशों को नाकाम किया, अपनी मौसी के पैरों का इलाज किया और पूरे परिवार के सबसे गहरे जख्म भी भर दिए। फिर एक दिन तुम्हारी असली माँ रोती हुई तुम्हें वापस लेने आई। बेटा, उस समय मेरी भी कुछ मजबूरियां थीं। तुम मुस्कुराए और लू परिवार की आलीशान हवेली की ओर इशारा करके बोले, क्या तुम्हारी मजबूरी मुझे यहाँ तक पहुँचा सकती थी? क्या वो मेरे पापा को वापस ला सकती थी? अगर नहीं तो यहाँ से चली जाओ। आज मेरी हैसियत इतनी ऊंची है कि तुम उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती। जब तुम्हारे पिता ने आत्महत्या की थी तब पुलिस ने तुम्हारी माँ को फोन करके तुम्हें घर ले जाने के लिए कहा था, लेकिन जैसे ही उसने पूरी बात सुनी उसने तुरंत फोन काट दिया। बचपन से सिर्फ अपने पिता के सहारे जीने वाले तुम उसी पल सच में अनाथ हो गए। जब तुम सोच रहे थे कि अपने पापा के पास चले जाओ या नहीं, तभी एक कार तुम्हारे सामने आकर रुकी। उसमें से लू मई उतरी और प्यार से बोली, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी माँ बनाना चाहोगे? आधे घंटे बाद लू परिवार की हवेली में दादाजी अपने निकम्मे बेटियों और दामादों पर गुस्सा कर रहे थे। तुम लोगों से एक नाती तक पैदा नहीं हुआ। गुस्से में वे अपनी छाती पीटने लगे। उसी समय लू मई अंदर आई। उसके हाथ में एक बड़ा बोरा था। उसने वह सीधे दादाजी की गोद में रख दिया। लीजिए आपका नाती। दादाजी हैरान रह गए। उन्होंने बोरा खोला तो उसमें से एक प्यारा सा छोटा लड़का बाहर निकला। गोरा सा चेहरा, मासूम आंखें और इतनी प्यारी मुस्कान कि किसी का भी दिल पिघल जाए। तुमने डरते डरते हाथ हिलाया। नमस्ते नाना जी। दादाजी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत पूरे परिवार को स्टडी रूम में बुला लिया। ये बच्चा किसका है? लू मई बिना झिझके बोली। मेरा। दादाजी खांस पड़े। बकवास मत करो, तुम्हें तो मर्दों से एलर्जी है, फिर इतना प्यारा बच्चा कैसे हो सकता है? तब लू मई ने पूरी कहानी बता दी। मैंने जांच करवाई है। पुलिस ने जिस नंबर पर फोन किया था वो पैंटिंग और मो युआनजू का था। इस बच्चे के पिता का नाम मो युआनजू है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। अगर ये सच में मो युआनजू का बेटा है तो शायद पैन और मो दोनों परिवार इसे अपनाने से इनकार कर देंगे। दादी ने पूछा, तो तुम इसे घर क्यों ले आई हो? लू मई शांत स्वर में बोली, जब उसके अपने माँ बाप इसे नहीं चाहते तो मैं चाहती हूँ। इससे पापा को भी एक नाती मिल जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? दादी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दादाजी ने जोर से मेज पर हाथ मारा। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरी बेटी का बेटा है, यानी मेरा नाती, चाहे गोद लिया हुआ ही क्यों ना हो। अगर किस्मत इसे हमारे घर ले आई है तो ये भगवान की सबसे बड़ी नेमत है। दादी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। बड़ी बेटी लुयान ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अब जब इसे घर ले ही आए हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भी हमारी होगी। दादाजी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, आज से ये मेरा नाती है। जो भी इसे तंग करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नीचे हॉल में तुम चुपचाप सोफे के एक कोने में बैठे थे। नहाने के बाद भी तुम्हें डर था कि कहीं सोफा गंदा ना हो जाए। जैसे ही सब लोग नीचे आए तुम घबराकर खड़े हो गए। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ कसकर बंधे हुए थे। दादाजी का दिल भर आया। उन्होंने तुम्हें गले लगाकर कहा, डरो मत बेटा, आज से यही तुम्हारा घर है। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो सीधे अपने नाना जी के पास आना। उन्होंने तुम्हारे दुबले पतले हाथों को देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। भूख लगी है? क्या खाना चाहोगे? तुमने उनकी दयालु आंखों को देखा और पहली बार तुम्हारा डर थोड़ा कम हुआ। तुमने धीरे से कहा, कुछ भी चलेगा, मैं खाने में नखरे नहीं करता। खाने की मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। तुमने झिझकते हुए सबसे पास रखी साधारण सी हरी सब्जी उठाई और खाने लगे। दादाजी की आंखें भर आईं। वे सोचने लगे, इस बच्चे ने आखिर कैसी जिंदगी बिताई होगी कि साधारण सी सब्जी भी इसे इतनी स्वादिष्ट लग रही है। वे बार बार तुम्हारी प्लेट में खाना परोसते रहे। वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट और सबसे भरपेट खाना था। खाना खत्म होने पर तुमसे एक छोटी सी डकार निकल गई। तुमने तुरंत शर्माते हुए अपना मुंह हाथ से ढक लिया। तुम्हारी मासूमियत देखकर सबकी हंसी छूट गई। पहली बार तुम भी खुलकर मुस्कुरा दिए। लू मई ने तुम्हारे ढीले ढाले पजामे और फटे हुए पुराने कपड़ों को देखा, फिर तुरंत किसी को फोन किया। आधे घंटे के भीतर कई बड़े ब्रांड्स के लोग बच्चों के नए नए कपड़े लेकर हवेली पहुंच गए। लू मई ने कहा, जो पसंद हो चुन लो। इतने सारे नए और महंगे कपड़े तुमने पहली बार देखे थे। तुमने घबराकर पूछा, क्या मैं ये वाला ले सकता हूँ? तुमने सबसे सस्ता दिखने वाला कपड़ा चुना था। लू मई ने एक नजर देखा और बोली, सब पैक कर दो। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि कोई मना ही नहीं कर सकता था। तुम पूरी तरह उलझ गए। तुम्हें याद आया कि पुलिस स्टेशन में इसी आंटी ने कहा था, अगर तुम हाँ कह दो तो आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने सोचा था कि शायद वो सिर्फ तुम्हें 2 वक्त का खाना देंगी, लेकिन यहाँ तो एक महल था और तुम्हारे लिए ढेर सारे नए कपड़े भी। तभी अचानक बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और लू मई कमरे में दाखिल हुई। जैसा उसने सोचा था, तुम अपने पिता मो युआनजू की अस्थियों का कलश सीने से लगाए रो रहे थे। तुम्हारा पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जैसे ही तुमने लू मई को देखा तुम तुरंत बिस्तर से उठ बैठे और घबराते हुए बोले, सॉरी माँ, क्या मेरी वजह से
चुपचाप की नींद खुल गई। लू मेई ने भौहें सिकोड़ ली। इसे भी शोर कहते हो? उसने कई बच्चों को रोते देखा था। कोई जोर जोर से चिल्लाता था तो कोई पूरा घर सिर पर उठा लेता था, लेकिन तुम इतने शांत थे कि रोते समय भी अपने मुंह को हाथ से ढक लेते थे। तुम्हें देखकर उसके दिल में अजीब सी कसक उठी। वह सोचने लगी, मो युआन जोउ ने आखिर इस बच्चे को कैसे पाला कि यह इतना डरा सहमा और संकोची बन गया। उसने झुककर पूछा, रो क्यों रहे हो? तुमने पहले उसका चेहरा देखा। जब यकीन हो गया कि वह नाराज नहीं है, तब धीरे से बोले, पापा की याद आ रही है। लू मेई को बच्चों को मनाना बिल्कुल नहीं आता था। उसने बस गंभीर आवाज में कहा, अब मत सोचो, सो जाओ। लेकिन उसकी बात सुनते ही तुम्हारे होंठ कांपने लगे, आंसू और भी तेजी से बहने लगे। तुमने अपने मुंह पर हाथ और कसकर रख लिया। लू मेई ने झुंझलाकर सिर खुजलाया। आखिर तुम्हें चुप कैसे कराऊं? तुमने सुबकते हुए पूछा। माँ, क्या आप थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकती हैं? यह सुनकर लू मेई भी असमंजस में पड़ गई। पूरे नानचिंग शहर में लोग उसे आइस क्वीन के नाम से जानते थे। उसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोग घबरा जाते थे, और आज यही छोटा सा बच्चा उससे अपने पास बैठने की जिद कर रहा था। लेकिन तुम्हारी उम्मीद भरी आंखों को देखकर वह मना नहीं कर सकी। उसने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ आज के लिए। तुम्हारा चेहरा खुशी से खिल उठा। तुमने तुरंत बिस्तर पर उसके लिए जगह बना दी। जैसे ही लू मेई लेटी, तुम्हारी आंखें खुशी से मुस्कुराने लगीं। तुम चोरी चोरी उसका चेहरा देखते रहे और धीरे धीरे अपना छोटा सा हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगे। लू मेई को किसी का अपने पास आना पसंद नहीं था। वह हल्का सा भौहें सिकोड़ने लगी। तभी तुम्हारे छोटे से हाथ ने उसकी शर्ट का सिर्फ एक कोना पकड़ लिया। तुमने बस कपड़े का छोटा सा हिस्सा पकड़ा था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। हल्की सी मुस्कान के साथ तुम कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गए। लू मेई लगभग 1 घंटे तक तुम्हें देखती रही। तुम नींद में भी बिल्कुल नहीं हिले। अनजाने में उसकी भी आंख लग गई। अगली सुबह लू मेई की आंख खुलने से पहले ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने आंखें खोली, तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। गुड मॉर्निंग माँ। लू मेई ने नीचे देखा। तुम्हारा छोटा सा हाथ अब भी उसकी शर्ट का वही कोना पकड़े हुए था, लेकिन पूरी रात तुम अपनी जगह से जरा भी उसके करीब नहीं खिसके थे। वह मन ही मन सोचने लगी, ये बच्चा सच में बहुत समझदार है। वह चुपचाप उठ बैठी। तुम भी तुरंत उठे और बिना किसी मदद के अपने कपड़े पहन लिए। यह देखकर लू मेई और भी खुश हुई। उसी समय दादाजी ने बाहर से आती आहट सुनी। उन्होंने देखा कि लू मेई तुम्हें अपने साथ लेकर बाहर आ रही है और तुम चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि उसने तुम्हें अपने पास से हटाया भी नहीं। दादाजी मुस्कुरा दिए। लगता है इसमें जिम्मेदारी का एहसास आ ही गया। तुमने एक एक करके सबको नमस्ते किया। तुम्हारी प्यारी सी आवाज सुनकर सबका दिल पिघल गया। दादाजी ने देखा कि तुम अब भी अपने पिता की अस्थियों का कलश सीने से लगाए हुए हो। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारे पापा की और कोई चीज बची है? तुम्हारी आंखें चमक उठी। धीरे से बोले, हाँ, सब हमारे पुराने घर में है। नाना जी, क्या मैं जाकर उन्हें ले आ सकता हूँ? तुम्हारी घबराहट देखकर दादाजी ने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कर दी। तब जाकर तुमने राहत की सांस ली। दादाजी ने लू मेई की ओर देखा। तुम इसके साथ चली जाओ। लू मेई ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन जब उसने तुम्हें सांस रोके उम्मीद से उसकी तरफ देखते देखा तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिर उसने हामी भर दी। तुम खुशी से उछल पड़े। थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। नाश्ता करने के बाद तुम दोनों पुराने मोहल्ले की ओर निकल पड़े। वह जगह शहर की एक बेहद गरीब बस्ती थी। महंगे सूट में खड़ी लू मेई वहाँ बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम उसे अपने पुराने टूटे फूटे घर तक ले गए। तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। साथ ही घर का सामान एक एक करके बाहर फेंका जा रहा था। एक पुरानी शर्ट उड़कर तुम्हारे पैरों के पास आ गिरी। तुमने नीचे देखा और तुम्हारा चेहरा एकदम बदल गया। जमीन पर तुम्हारे पापा का सारा सामान बिखरा पड़ा था। तुम्हारी आंखें लाल हो गईं। तुम दौड़कर चिल्लाए, मेरे पापा की चीजें मत फेंको। मकान मालिक अपना बड़ा सा पेट निकाले बाहर आया। तुम्हें देखकर उसने तिरस्कार से कहा, अरे तू वापस आ गया छोटे हरामजादे। तेरा बाप मेरे घर में मर गया, उसका हर्जाना तो अभी तक नहीं मिला। उस निकम्मे का जो कर्ज है अब तू चुकाएगा। जब उसने तुम्हें गालियां दी तब भी तुम चुप रहे, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारे पिता को निकम्मा कहा तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुमने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। मेरे पापा को गाली मत दो। मकान मालिक का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। अरे तू मुझे धक्का देगा? वो जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से तुम्हारी तरफ लात मार दी। आज तुझे जान से मार दूंगा। तुमने डरकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दर्द का इंतजार करने लगे। मकान मालिक की लात तुम्हें छू भी नहीं पाई थी कि लू मेई ने उसे जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? मकान मालिक दर्द से तड़प उठा। जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने लू मेई का गुस्से से भरा चेहरा देखकर उसकी घिघी बंद गई। लू मैडम, आप यहाँ? लू मेई ने तुम्हारी तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, तुम अंदर जाकर अपना सामान समेट लो। तुमने देखा कि हमेशा अकड़ने वाला मकान मालिक आज डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तुम्हारे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। सीना तानकर तुम घर के अंदर चले गए। उसके पास से गुजरते हुए तुमने चुपके से उसके पैर पर एक जोर की ठोकर भी मार दी। ठोकर मारने के बाद तुमने डरते डरते लू मेई की तरफ देखा कि कहीं मां नाराज न हो जाए। तुम्हारे अंदर जाते ही लू
लू मेई ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की तेज आवाज सुनकर मकान मालिक का दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे मौत उसके सामने खड़ी हो। लू मेई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। डर के मारे वह पीछे सरकने लगा। काश वह दीवार में ही समा जाता। लू मेई ने अपना पैर उसकी छाती पर रख दिया और धीरे धीरे दबाव बढ़ाने लगी। मकान मालिक का दम घुटने लगा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। लू मेई हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी रहम नहीं था। वह झुककर उसके कान में फुसफुसाई, अपना मुंह खुद बंद रखो, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, मेरे बेटे को डराना मत। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर एक बार भी चीखे तो तुम्हारी जुबान काट दूंगी, दोबारा चीखे तो जान ले लूंगी। कुछ देर बाद तुम अपना सामान लेकर बाहर आए। तुमने इधर उधर देखा। माँ, वो बुरा अंकल कहाँ गया? लू मेई आराम से अपने हाथ रूमाल से साफ करते हुए बोली, वो चला गया। चलो घर चलते हैं। उसने पूछा, सारा सामान ले लिया? तुमने सिर हिलाया और उसके सामने एक पुरानी फोटो रख दी। ये पापा की इकलौती फोटो थी। किसी ने इसे फाड़ दिया था, मैंने इसे टेप से जोड़ दिया। लू मेई ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उस जर्जर घर को चारों तरफ से देखा। उस जगह को टूटा फूटा कहना भी कम था। उसने प्यार से तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा। तुमने ऊपर देखा। पहली बार तुम्हें उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची ममता दिखाई दी। तुम्हारा दिल भर आया। तुम मुस्कुराए और हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, क्या मैं इसे भी घर ले जा सकता हूँ? तुमने जमीन पर पड़ी एक सफेद शर्ट की ओर इशारा किया। ये पापा की सबसे पसंदीदा शर्ट थी। सिर्फ 20-25 रुपए की थी और ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, लेकिन पापा इसे पहनकर हमेशा खुश रहते थे। फिर एक दिन वो बाहर गए और उसके बाद उन्होंने इसे कभी नहीं पहना। उन्होंने मुझे इसे फेंकने को कहा था, लेकिन मैंने छिपाकर रख लिया। लू मेई ने एक नजर शर्ट पर डाली और बोली, अगर तुम्हें पसंद है तो साथ ले चलो। आखिर में तुम सिर्फ एक शर्ट और एक फोटो लेकर निकले, लेकिन तुमने उन्हें ऐसे सीने से लगाया हुआ था जैसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। रास्ते में लू मेई के पास कंपनी से फोन आया। कोई जरूरी समस्या हो गई थी। उसने तुम्हारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, पहले मेरे साथ ऑफिस चलो। उसकी आवाज में आदेश था, सलाह नहीं। उसने तुरंत कार ऑफिस की ओर मोड़ दी। तुम चुपचाप उसके साथ बैठे रहे। ऑफिस पहुंचकर तुमने पहली बार इतनी ऊंची ऊंची इमारतें देखी। तुम हैरानी से ऊपर देखते ही रह गए। इतना ऊपर देखते देखते तुम्हारा संतुलन बिगड़ गया और तुम पीछे की ओर गिरने लगे। उसी समय लू मेई ने तुरंत तुम्हें संभाल लिया। तुम शर्माते हुए मुस्कुरा दिए और फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की गर्माहट महसूस करके लू मेई कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हारा हाथ पकड़कर अंदर चल दी। ऑफिस में घुसते ही उसकी सहायक घबराई हुई दौड़ती आई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि लू मेई ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर उसने तुम्हारी तरफ देखकर सेक्रेटरी से कहा, इसे अपने साथ रखो, खेलना लेकिन कहीं इधर उधर मत जाने देना। तुमने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाकर बोले, बाय माँ। तुम्हारा हाथ छूटते ही लू मेई को अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। वह खुद भी समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसने सहायक की ओर देखा। उसकी ठंडी नजर देखकर सहायक घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने आखिर गलती क्या की है। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर तुम्हें देखा और मन ही मन सोचने लगी, एक ही दिन में मैडम का इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया? क्या रातों रात पैदा किया है? उधर 3 साल का छोटा सा राजकुमार ऑफिस की सभी महिला कर्मचारियों से घिर चुका था। एक लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, छोटे, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मासूमियत से जवाब दिया, दीदी मेरा नाम मोबेई चेन है। तुम्हारी प्यारी आवाज सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। अरे कितनी क्यूट आवाज है, इतना प्यारा बच्चा, क्या हम तुम्हारे गाल खींच सकते हैं? तुमने पलकें झपकाई और अपना चेहरा खुद ही आगे कर दिया। खींच लीजिए। तुम्हारी मासूमियत देखकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की तो लगभग बेहोश ही हो गई। सबने अपने अपने स्नैक्स निकालकर तुम्हारे सामने रख दिए। तुम हर किसी को विनम्रता से थैंक यू बोलते रहे और चुपचाप सोफे पर बैठकर खाने लगे। तुम इतने समझदार और शांत थे कि सबका दिल जीत लिया। तभी अचानक मीटिंग रूम से धड़ाम की तेज आवाज आई। तुम डरकर कांप उठे। पूरा ऑफिस एकदम शांत हो गया। तुम्हें चिंता हुई कि कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया। तुम उनकी तरफ जाने ही वाले थे कि खिड़की पर रखा एक ऑर्किड का पौधा हल्का सा हिलने लगा। उसकी आवाज तुम्हें सुनाई दी। अफसोस, कंपनी ने 6 महीने की मेहनत से जो प्रोजेक्ट बनाया था वो एक गद्दार की वजह से बर्बाद हो गया। इतने सारे पैसे डूब गए। शायद लू मैडम को अभी तक पता भी नहीं कि असली गद्दार वही इंसान है जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। तुम चौंक गए। धीरे से पौधे के पास गए और उसमें पानी डाला। पानी मिलते ही पौधा खुशी से अपनी पत्तियां फैलाने लगा। तुम मुस्कुराकर बोले, ऑर्किड भैया आप बहुत सुंदर हो। ये सुनते ही पौधा एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। अगले ही पल उसकी पत्तियां तेजी से हिलने लगीं। छोटे, क्या तुम सचमुच मेरी बातें सुन सकते हो? तुमने हल्के से सिर हिलाया और ऑर्किड के पौधे के पास जाकर धीरे से पूछा, ऑर्किड भैया क्या मम्मी की कंपनी में कोई बुरा इंसान है? पहली बार किसी इंसान को अपनी बातें समझते देखकर ऑर्किड का पौधा बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत तुम्हें वह सब बता दिया जो वह जानता था। उसी समय लू मेई कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि तुम पौधे को गोद में लेकर उससे धीरे धीरे बातें कर रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर उसका मूड अचानक अच्छा हो गया। वह तुम्हारे पास आई, प्यार से तुम्हारे गाल दबाए। तुमने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाया और गंभीर होकर बोले, माँ मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। आपकी कंपनी में एक बुरा आदमी है। लू मेई ने भौं उठाई। कौन है वो? तुमने अपनी छोटी सी मुट्ठी भींच ली। उसका नाम श्याओ पिंग पिंग है। ये नाम सुनते ही लू मेई के
चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह उसका सबसे भरोसेमंद सहायक था। उसने गंभीर होकर पूछा, तुम्हें ये किसने बताया? ऑर्किड का पौधा घबराकर अपनी पत्तियां हिलाने लगा। बेटा मत बताना, कहीं वो तुम्हें पकड़कर प्रयोगशाला में न ले जाए। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी मासूम आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। ऑर्किड भैया ने बताया। लू मई ने हैरानी से पौधे की तरफ देखा। इस पौधे ने? तुमने जोर से सिर हिलाया। हाँ मम्मी, आप कितनी समझदार हो। वही बुरा आदमी आपके ऑफिस से चीजें चुराता है और आपकी कंपनी के सारे राज शेंघाओ कंपनी को बेच देता है। लू मई कुछ पल सोचती रही। तुम शेंघाओ ग्रुप की बात कर रहे हो? तुमने तुरंत ताली बजाई। हाँ वही। मम्मी उसे जल्दी पकड़ लो। लू मई ने एक बार तुम्हें देखा, फिर शांत खड़े ऑर्किड के पौधे को। बिना कुछ बोले वह ऑफिस से बाहर निकल गई। उसके जाते ही पौधे ने राहत की सांस ली। वह बोला, बेटा तुमने सब कुछ सच सच क्यों बता दिया? आगे से उससे थोड़ा दूर रहना। वो उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुमने तुरंत दोनों हाथ कमर पर रख दिए। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं। वो दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हैं। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। गुस्से में पैर पटकते हुए तुम बाहर भाग गए। ऑर्किड का पौधा बेबस होकर बुदबुदाया। अच्छी इंसान? लगता है इस बच्चे ने कभी उसे दुश्मनों को समुद्र में फेंकवाते नहीं देखा। तुम पूरे ऑफिस में लू मई को ढूंढने लगे। जैसे ही वह मिली तुम उसकी तरफ दौड़ पड़े। दरवाजा खोलते ही तुमने देखा लू मई ने एक आदमी के घुटने पर जोरदार लात मारी। वह आदमी धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। ऑर्किड की बात याद आई। वही है श्याओ पिंगपेंग। देखा तुम्हारी मम्मी कितनी खतरनाक है। तभी तुम्हें समझ आया, तो यही वो बुरा आदमी है। तुमने अपनी छोटी सी मुट्ठी उठाई और उसकी तरफ दौड़ पड़े। मेरी मम्मी को परेशान करेगा, मेरी मम्मी को रुलाएगा, मारूंगा तुम्हें। तुमने धड़ाधड़ उसके ऊपर कई मुक्के बरसा दिए। लू मई तुम्हारी हरकत देखकर एक पल के लिए चुप रह गई। फिर उसने तुम्हें उठाकर अपनी बाहों में कर लिया। हालांकि उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। उसने तुरंत मामले की जांच करवाई और सचमुच कंपनी का गद्दार श्याओ पिंगपिंग ही निकला। लू मई ने ठंडी आवाज में पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वह कुर्सी पर बैठ गई और ऊपर से उसे घूरने लगी। श्याओ पिंगपिंग घुटनों के बल बैठा था। अचानक वह हंस पड़ा। उसने सिर उठाकर कहा, शेंघाओ कंपनी ने कहा था कि अगर मैं आपकी कंपनी की मुख्य तकनीक उन्हें दे दूं तो वे मुझे अपना सीईओ बना देंगे। लू मई, मैं आपसे किसी भी तरह कम नहीं हूं। मैं खुद मालिक क्यों नहीं बन सकता? लू मई हंस पड़ी। मालिक बनना चाहते हो? दूसरों की मेहनत चुराकर? तुम्हारी बेशर्मी की भी कोई सीमा है? तुमने गंभीरता से सिर हिलाया। मेरे हाथ भी उसे मारते मारते दुखने लगे हैं। तुम्हारी मासूम बात सुनकर लू मई का सारा गुस्सा गायब हो गया। वह कुर्सी पर पीछे टिक गई और बोली, ठीक है, मालिक बनना है ना, जाओ बन जाओ। श्याओ पिंगपिंग हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लू मई उसे इतनी आसानी से जाने दे रही है। वह खड़ा हुआ और बोला, एक दिन मैं आपसे भी बड़ा इंसान बनूंगा। लू मई ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह तुम्हारा लाल पड़ा छोटा सा हाथ पकड़कर बोली, हर चीज को हाथ लगा देते हो, देखो हाथ भी लाल हो गया। श्याओ पिंगपिंग का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ गया। वह गुस्से में वहां से चला गया। लू मई तुम्हारे हाथ सहलाते हुए बोली, दर्द हो रहा है? तुम उसकी तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो। आपने उस बुरे आदमी को माफ कर दिया। लू मई ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह तो उसके लिए यह भी तय कर चुकी थी कि उसकी कब्र कहाँ बनेगी। मामला खत्म होने के बाद वह तुम्हें जूते खरीदने मॉल ले गई। तुम अब भी अपने पुराने फटे हुए जूते पहने हुए थे। एक दुकान में जाकर तुमने जूतों की कीमत देखी। तुम तुरंत घबरा गए, जूते वापस रख दिए और लू मई का हाथ पकड़कर बाहर चलने लगे। लू मई कुछ नहीं बोली। वह तुम्हें दूसरी फिर तीसरी दुकान में ले गई, लेकिन तुमने एक भी जूता पहनकर नहीं देखा। आखिर उसने पूछा, क्या बात है? तुमने शर्माते हुए धीरे से कहा, माँ, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। लू मई ने तुम्हारे गाल दबाए। मेरे समय की कीमत इन चीजों से कहीं ज्यादा है। ये कहकर वह सीधे एक बड़ी दुकान में चली गई। सोफे पर बैठते ही उसने सेल्समैन से कहा, इस बच्चे के साइज के जितने भी जूते हैं सब लेकर आओ। इतना बड़ा ग्राहक देखकर सेल्समैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही देर में ढेर सारे जूते तुम्हारे सामने रख दिए गए। तुमने सबसे पहले उनकी कीमत देखी। तुम्हारा छोटा सा चेहरा फिर उतर गया। मन तो नहीं था, लेकिन लू मई की बात याद करके तुमने चुपचाप एक जोड़ी चुन ली। जूते बिल्कुल फिट थे। लू मई ने तुरंत कहा, इसी मॉडल के सारे रंग पैक कर दीजिए। तुम्हारा मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। तुम मन ही मन सोचने लगे, माँ हर मामले में अच्छी हैं, बस पैसे बहुत ज्यादा खर्च करती हैं। तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन डर था कि कहीं उनका समय बर्बाद न हो जाए, इसलिए चुपचाप लाल चेहरा लिए खड़े रहे। लू मई तुम्हारे मासूम चेहरे के भाव देखकर मुस्कुरा उठी। उसे पहली बार लगा शायद बच्चे पालना इतना भी बुरा नहीं होता। तुम सिर झुकाकर चल रहे थे, तभी सामने से आते एक लड़के से तुम्हारी टक्कर हो गई। तुमने तुरंत कहा, सॉरी, लेकिन उस लड़के ने गुस्से से तुम्हें लात मारने के लिए पैर उठाया। अंधे हो क्या? सब कुछ इतना तेज हुआ कि तुम बस एक ही शब्द पुकार पाए, माँ। इस समय पेंटिंग उसी छोटे लड़के का हाथ पकड़े खड़ी थी जिसने अभी अभी तुम्हें लात मारी थी। उसे देखते ही लू मई का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह झुककर तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार से तुम्हारे पैर सहलाने लगी। फिर उसने ठंडी नजर से उस लड़के लिन बाईचुआन की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसे जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। बस अब माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बदला तुरंत लेना ज्यादा पसंद है। लू मई की लात पहले से कहीं ज्यादा जोरदार थी। लिन बाईचुआन दर्द से जोर जोर से रोने लगा। पेंटिंग ने गुस्से से पूछा, मिस लू, इसका क्या मतलब है? लू मई ने तुम्हारे सिर पर
हाथ फेरते हुए लापरवाही से कहा, दिख नहीं रहा, मैं अपने बेटे का बदला ले रही हूँ। पेंटिंग कुछ पल के लिए चुप रह गई। वह लू मेई से उलझना नहीं चाहती थी क्योंकि पूरे शहर में उसके गुस्से की चर्चा थी। उसने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा कि आज उसी से सामना हो गया। फिर उसकी नजर तुम्हारे चेहरे पर पड़ी। तुम्हारा चेहरा देखकर उसे अचानक मो युआन झो की याद आ गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और तुम्हारे प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ गई। उसने बेरुखी से कहा, बच्चों में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, लेकिन आप जैसी बड़ी इंसान का एक बच्चे पर हाथ उठाना, क्या ये ठीक है? लू मेई ने जैसे सचमुच इस बात पर विचार किया। फिर उसने सिर हिलाया। बात तो सही है। उसने तुम्हें नीचे उतारा और बोली, जाओ इसे वापस लात मारो। जब बड़े लोग बीच में नहीं पड़ सकते तो बच्चों की लड़ाई बच्चे ही सुलझाए। तुम कुछ कहते। उससे पहले ही लिन बाइचुआन जोर जोर से रोने लगा। तभी लिन छिंगझो वहां आ गई। उसने झुककर बाइचुआन को उठाया और प्यार से कहा, ऐसा नहीं करते। अगर गलती की है तो छोटे भाई से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगा। बाइचुआन ने तुरंत मना कर दिया और पेंटिंग के पैरों से लिपट गया। मम्मी गोद में उठाओ। उसने चुनौती भरी नजर से लिन छिंगझो की ओर देखा। लिन छिंगझो बस मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तुम्हारे चेहरे पर पड़ी, वह एक पल के लिए चौंक गई। पेंटिंग ने उसकी बेचैनी देख ली। क्या हुआ? लिन छिंगझो मुस्कुराई। कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। मो युआनझो तो मर चुका है, अब कोई उनके अतीत को सामने नहीं लाएगा। तुमने अनजाने में पेंटिंग की तरफ देखा। वह लिन बाइचुआन को बेहद प्यार से देख रही थी। उसके साथ खड़ा लिन छिंगझो, दोनों सचमुच एक खुशहाल परिवार जैसे लग रहे थे। यह दृश्य देखकर तुम्हारी आंखें भर आईं। पेंटिंग को भी तुम्हारे पिता की याद आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ झुंझलाहट थी। उसने तुम्हें नफरत से देखा। तुमने चुपचाप सिर झुका लिया और लू मेई का हाथ कसकर पकड़ लिया। लू मेई ने तुम्हारी तरफ देखा और हल्का सा ताना मारते हुए पेंटिंग को घूरा। फिर तुम्हारा हाथ पकड़कर वहां से चली गई। कार में बैठने के बाद भी तुम पूरे रास्ते चुप रहे। तुम्हारा चेहरा बुझा हुआ था। लू मेई ने स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपाई और अचानक पूछा, तुम जान गए थे? वो कौन थी? तुम कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाया। वो मेरी असली माँ है। यह सुनकर लू मेई के चेहरे पर हल्की नाराजगी आ गई। वह बोली, मोह बेचैन, एक इंसान की सिर्फ एक ही माँ हो सकती है। बताओ, तुम उसे चुनोगे या मुझे? तुमने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मैं आपको चुनूंगा। तुम्हारा जवाब सुनकर लू मेई के होठों पर मुस्कान आ गई। अच्छी तरह सोच लो, अगर मेरे बेटे बन गए तो फिर किसी और माँ के बारे में नहीं सोचोगे। पेंटिंग लिन बाइचुआन की माँ है, तुम्हारी नहीं। समझ गए? तुमने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया, लेकिन तुम्हारा चेहरा अब भी उदास था। लू मेई ने पूछा, अब किस बात का दुख है? तुमने धीरे से कहा, मुझे पापा की याद आ गई। अगर पापा आज ये सब देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। मो युआनझो का नाम सुनते ही लू मेई कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने पूछा, उन्हें तीनों को एक परिवार की तरह देखकर तुम्हें बुरा लगा? तुमने सोचकर सिर हिलाया, नहीं, उन्होंने मुझे नहीं चाहा तो अब मैं भी उन्हें नहीं चाहता। और तुमने मुस्कुराकर लू मेई की तरफ देखा। मेरे पास तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ पहले से है। लू मेई एक पल के लिए चुप रह गई। फिर उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने तुम्हारी तरफ देखकर गर्व से कहा, अच्छी पसंद है। दोपहर तक तुम दोनों घर पहुंच गए। दादाजी ने तुम्हें देखते ही खुशी से बाहें फैला दी। उन्हें अपनी बेटी की भी सुध नहीं थी। वह सीधे तुम्हारे पास आए और प्यार से पूछने लगे, बेटा थक गए हो? भूख लगी है? तुमने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम्हारी मीठी मुस्कान ने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने तुम्हें गोद में उठाया और खाने की मेज तक ले गए। देखो, जो खाना हो बता देना, अगर पसंद न आए तो नया बनवा दूंगा। तुमने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। सब अच्छा है। खाने के बाद दादाजी ने तुम्हारा सामान ठीक से रखा। उन्होंने तुम्हारे पिता की फटी हुई फोटो को नए फ्रेम में लगवाकर तुम्हारे बिस्तर के पास रख दिया। अब जैसे ही तुम करवट बदलते, पापा की तस्वीर सबसे पहले दिखाई देती। तुम बार बार उसे देखते रहे। फिर मुस्कुराकर दादाजी को धन्यवाद कहा। दादाजी का दिल खुशी से भर गया। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी बेटी के जुड़वां बच्चों को बुलाया। उन्होंने सख्ती से कहा, अपने छोटे भाई के साथ खेलना, लेकिन अगर उसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों मुस्कुराकर बोले, हम उसे क्यों सताएंगे? हम तो कल से ही इसके साथ खेलना चाहते थे। तुम भी उन्हें हैरानी से देखते रहे। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, कपड़े भी एक जैसे। वे दोनों तुम्हें बास्केटबॉल खेलने ले गए, लेकिन तुम गेंद को बास्केटबॉल की तरह नहीं, फुटबॉल की तरह उछालने लगे। गेंद दूर चली गई तो तुम उसके पीछे भागने लगे। तुम्हारी हरकत देखकर दोनों जुड़वां बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हें समझ ही नहीं आया कि वे क्यों हंस रहे हैं, इसीलिए तुम भी उनके साथ हंसने लगे। दूर खिड़की के पास खड़ी लू मेई ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी समय तुम दौड़ते हुए आगे बढ़े। सामने से 3 बच्चे आ रहे थे। उनमें से एक था लिन बाइचुआन। उसने गुस्से से कहा, दीदी यही है जिसने मुझे मारा था। मॉल में हुई बेइज्जती के बाद वह घर जाकर बहुत रोया था। ये सुनते ही उसकी दोनों बड़ी बहनें गुस्से से भर गईं। तुमने उन्हें देखा और तुरंत मुड़कर भागने लगे, लेकिन सिर्फ एक कदम ही बढ़ा पाए थे कि एक लड़की ने रास्ता रोक लिया। उसने पैर अड़ाया। तुम जोर से जमीन पर गिर पड़े। तुम्हारी हथेली बुरी तरह छिल गई। दर्द से तुम्हारा चेहरा सिकुड़ गया। लिन बाइचुआन ने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया और हंसते हुए बोला, अब कहाँ गई तेरी बहादुरी? तुमने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, फिर अचानक उसका पैर पकड़कर जोर से काट लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम पलटकर जवाब दोगे। वह दर्द से चिल्लाया, दीदी इसे पकड़ो। दोनों लड़कियों ने तुरंत तुम्हारी दोनों बाहें पकड़ ली। वे तुमसे 3 साल बड़ी थीं। तुम चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाए। लिन बाइचुआन ने गुस्से में हाथ उठाया। वह तुम्हें थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी एक
गुस्से भरी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। तुम लोग कर क्या रहे हो? लू चियान और उसकी जुड़वा बहन यह देखकर दंग रह गईं। बस एक पल के लिए उनकी नजर तुमसे हटी थी और इस बीच कुछ बच्चे मिलकर तुम्हें पीट रहे थे। दोनों का गुस्सा फूट पड़ा। लू चियान दौड़कर आई और एक ही मुक्के में लिन बाईचुआन को गिरा दिया। दूसरी बहन ने भी झपटकर लिन यू को धक्का दिया और लिन शियाओ को लात मारकर दूर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में वहां बच्चों की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब तुमने देखा कि दोनों दीदियां अकेली पड़ रही हैं, तो तुम भी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। तुमने पीछे से लिन बाईचुआन के बाल कसकर पकड़ लिए और जोर से चिल्लाए, मेरी दूसरी दीदी को मत मारो। तुमने पूरी ताकत लगा दी। दर्द से लिन बाईचुआन जोर जोर से चीखने लगा। बाकी बच्चे डर कर भाग गए और बड़े लोगों को बुलाने दौड़ पड़े। उधर लू मेई भी जल्दी जल्दी वहां पहुंची। उसे डर था कि कहीं तुम मार खाकर भी चुपचाप सह तो नहीं गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह खुद हैरान रह गई। तुम पूरी शान से लिन बाईचुआन के ऊपर बैठे थे और दोनों हाथों से लगातार उसके ऊपर मुक्के बरसा रहे थे। बेचारा लिन बाईचुआन पेट के बल पड़ा था और उठ भी नहीं पा रहा था। लू मेई कुछ देर तक मजे लेकर यह दृश्य देखती रही। तभी लिन छिंगजोउ वहां पहुंचा। लू मेई ने तुम्हें उठाकर अपनी तरफ कर लिया। तुमने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही पता चला कि तुम्हें पकड़ने वाली लू मेई है, तुम तुरंत सीधे होकर उसके पास खड़े हो गए और चुपके से हाथ में फंसे बाल नीचे गिरा दिए। लिन छिंगजोउ ने लिन बाईचुआन को उठाया और पूछा, क्या हुआ? लिन बाईचुआन रोते रोते बोला, उसी ने मुझे मारा। उसने कांपते हुए तुम्हारी तरफ उंगली कर दी। तभी लू चियान गुस्से से बोली, झूठ मत बोलो, सबसे पहले तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था। दूसरी बहन ने भी लिन यू को घूरते हुए कहा, तीन लोग मिलकर मेरे छोटे भाई को मार रहे थे। लिन यू और लिन बाईचुआन कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन जैसे ही सबने बाईचुआन के सिर से उखड़े बाल देखे, उन्हें फिर हिम्मत आ गई। तो क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने भी पहले हमला किया था। देखो उसने मेरे भाई का क्या हाल कर दिया। लू चियान तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। अगर मेरा भाई अकेले तुम तीनों को हरा सकता है तो रोने की क्या जरूरत है? बाईचुआन और जोर से रोने लगा। लू चियान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मेरा भाई कितना अच्छा है, शांत भी है और बहादुर भी, तुम्हारी तरह रोता नहीं रहता, बिल्कुल अपनी माँ जैसा। लिन छिंगजोउ का चेहरा उतर गया। उसने तुम्हारी तरफ देखकर ताना मारा, मिस लू, ये जंगली बच्चा कहाँ से उठा लाई हो? लड़ता तो किसी छोटे पागल की तरह है। तुमने उसकी आवाज पहचान ली। यही वही बुरा अंकल था जिसने कभी तुम्हारे पापा को मर जाने के लिए कहा था। तुम डरते डरते लू मेई की तरफ देखने लगे। तुम्हें लगा शायद वह भी तुमसे नाराज हो जाएगी, लेकिन लू मेई मुस्कुरा दी। उसने तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी आंखें खुशी से चमक उठी। तुमने तुरंत सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। लू मेई ने तुम्हारे गाल दबाते हुए कहा, आगे भी ऐसा ही करना। अगर कोई तुम पर हाथ उठाए तो जवाब जरूर देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हारी आंखें सितारों की तरह चमकने लगी। तुम गर्व से सीधे खड़े हो गए। लिन छिंगजोउ गुस्से से बोला, पहले अपनी कंपनी तो संभाल लो। लू ग्रुप खुद डूबने वाला है और तुम्हें बच्चों की लड़ाई की चिंता है। लू मेई की मुस्कान गायब हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, कम से कम हमारे परिवार की तरह हम दूसरे लोगों की मेहनत नहीं चुराते। जिस मेडिकल रोबोट प्रोजेक्ट की चोरी हुई थी वह अब तुम्हारी बहन के हाथों में है। लिन छिंगजोउ का चेहरा बदल गया। ये झूठा इल्जाम है। लू मेई हंसी। अगर यकीन नहीं है तो जाकर अपनी बहन से पूछ लो, और हाँ, उसे कहना अगर दूसरों का कचरा उठाने का इतना ही शौक है तो भीख मांगना शुरू कर दे। गुस्से में लिन छिंगजोउ वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी बच्चे भी भाग गए। लू चियान ने उनकी तरफ मुट्ठी दिखाकर कहा, अरे लड़ाई खत्म हो गई क्या? जब वे लोग चले गए तो उसने नाक सिकोड़कर कहा, कचरा कहीं के। फिर उसकी नजर लू मेई पर पड़ी और वह तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई। लू मेई कुछ नहीं बोली। वह तुम तीनों बच्चों को लेकर घर लौट आई। घर पहुंचते ही दादाजी ने तुम सबकी हालत देखी। अरे तुम लोग मिट्टी में लौट कर आए हो क्या? लू मेई आराम से सोफे पर बैठ गई। पड़ोस के कुछ शैतान बच्चों से लड़ाई हो गई थी। लू चियान धीरे से बोली, उन्होंने पहले हमारे छोटे भाई को मारा था। दादाजी ने तुरंत पूछा, अच्छा फिर जीता कौन? तुमने मासूमियत से कहा, मैंने उसके बहुत सारे बाल खींच लिए थे। दादाजी पहले तो हैरान हुए, फिर हंसते हुए तुम्हें गोद में उठा लिया और प्यार से गाल चूम लिया। वाह मेरा शेर। तुम शर्म से लाल हो गए। दादी ने दोनों बहनों की तरफ देखकर कहा, अच्छा किया, अपने छोटे भाई की रक्षा करनी ही चाहिए। दोनों बहनों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पहली बार लड़ाई करने पर डांट नहीं बल्कि तारीफ मिली थी। वे तुम्हारा हाथ पकड़कर लेगो खेलने चली गईं। खेलते खेलते तुमने पूछा, क्या वही लोग मम्मी की कंपनी को परेशान करते हैं? लू चियान ने सिर हिलाया। हाँ शायद। लिन यू की मौसी की कंपनी हमेशा हमारी मम्मी से मुकाबला करती रहती है। फिर उसने कहा, अगर हमारी छोटी मौसी घर पर होती तो उनकी इतनी हिम्मत कभी नहीं होती। तुमने हैरानी से पूछा, हमारी एक छोटी मौसी भी है? दोनों बहनें मुस्कुराईं। हाँ, लेकिन तुम उनसे अभी तक नहीं मिले। वो अस्पताल गई हैं। 2-3 दिन में वापस आएंगी। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे अभी न मिलो तो ही अच्छा है। वो तीसरी मौसी से भी ज्यादा सख्त है। तुमने तुरंत भौहें चढ़ा ली। नहीं, मेरी मम्मी बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, वो तो बहुत प्यारी है। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, लगता है छोटे भाई की नजर थोड़ी कमजोर है। दादाजी जोर से हंस पड़े। अगर लू मेई ने ये बात सुन ली
जाएगी तो उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही छोटी बेटी लू छिंग का नाम आया, उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने लंबी सांस ली। अगले कुछ दिनों तक लगातार बर्फबारी होती रही। तुम घर से बाहर नहीं निकले, पूरा दिन पौधों से बातें करते रहते। कुछ ही दिनों में तुम्हें पूरे परिवार की हर बात पता चल गई, यहाँ तक कि आस पड़ोस के कई राज्य भी। सामने वाले घर की आंटी चोरी छिपे किसी दूसरे आदमी से मिलती थी। बगल वाले घर की दीदी अपने ट्यूशन टीचर को पसंद करती थी। एक दिन दादाजी ने देखा कि तुम फूलों के गमलों से बातें कर रहे हो। वे मुस्कुराते हुए पास आए। क्या बातें हो रही हैं बेटा? तुमने बिना सोचे जवाब दिया। गुलाब भैया कह रहे थे कल रात नाना जी ने नानी को नाराज कर दिया था, इसलिए नानी ने उन्हें सोफे पर सुला दिया। अखबार पढ़ रही दादी का चेहरा एकदम लाल हो गया। उन्होंने घूर कर दादाजी को देखा। दादाजी हंस पड़े। उन्होंने प्यार से तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा। फिर देखा कि जिन पौधों में तुमने पानी डाला था वे पहले से कहीं ज्यादा ताजा और खिले हुए लग रहे थे। उसी रात तुम गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक बालकनी से एक घबराई हुई चीख सुनाई दी। उस रात तुम घबराकर बिस्तर से उठ बैठे। ऑर्किड के पौधे की बात सुनकर तुम उसके बताए कमरे की तरफ भागे। छोटा सा सिर दरवाजे से अंदर झांका और फिर तुम दबे पांव बाथरूम में पहुंच गए। बाथटब में एक लड़की चुपचाप पड़ी थी। उसकी कलाई पर गहरा कटा हुआ घाव था। यह देखते ही तुम्हारी आंखें फैल गईं और आंसू अपने आप बहने लगे। उधर लू छिंग अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी कर चुकी थी। तभी उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। वह झुंझलाकर नीचे देखने लगी। उसने देखा कि एक प्यारा सा छोटा लड़का उसके पास खड़ा रो रहा था। वह चिढ़कर बोली, तुम कौन हो? उसकी डांट सुनते ही तुम जोर जोर से रो पड़े। छोटी मौसी, आप मरना मत, प्लीज मत मरिए। लू छिंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसे अचानक याद आया कि बाथटब के पास लगा इमरजेंसी बटन अभी तक दबाया ही नहीं गया था। कुछ ही मिनटों में पूरा लू परिवार वहां इकट्ठा हो गया। लू मेई सबसे पहले दौड़कर आई और लू छिंग को बाथटब से बाहर निकाल लिया। लू छिंग ने भौहें सिकोड़कर देखा। तुम अभी भी उसे कसकर पकड़े हुए थे। वह झल्लाकर बोली, ये बच्चा किसका है? लू मेई खिड़की से टिककर मुस्कुराई। मेरा बेटा, पहली बार मिल रही हो तो अच्छा सा गिफ्ट तैयार रखना। लू छिंग ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, वाह, कुछ ही दिनों में इतना बड़ा बेटा भी हो गया। तुमने ही पैदा किया है। लू मेई ने बेबस होकर दादाजी की तरफ देखा। सच में आप दोनों बाप बेटी की बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। लू छिंग ने देखा कि तुम लगातार रोए जा रहे हो। वह झुंझलाकर चिल्लाई, बस करो, रोना बंद करो। तुमने मासूमियत से अपने छोटे हाथ से मुंह ढक लिया, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम्हारी हालत देखकर सबका दिल पिघल गया। दादाजी ने तुरंत तुम्हें अपनी बाहों में छिपा लिया। उन्होंने धीरे से कहा, बच्चे को मत डराओ, इसके पापा ने भी आत्महत्या की थी। ये सुनते ही लू छिंग कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर भी उसने झुंझलाकर कहा, मैं मरी तो नहीं हूँ। तुम धीरे से उसके घायल हाथ के पास गए, फिर उसके घाव पर फूंक मारने लगे, इतनी तल्लीनता से जैसे दर्द तुम्हें हो रहा हो। तुम्हारी गर्म सांस उसके जख्म पर लगी। लू छिंग का दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन अगले ही पल उसने तुम्हें एक हाथ से उठाकर दूर कर दिया। मैं ठीक हूँ, अब सब लोग बाहर जाओ। दादाजी बहुत चिंतित थे मगर कुछ बोल नहीं पाए। तुम फिर से दौड़कर उसके पास गए और उसके बिना घायल वाले हाथ को कसकर पकड़ लिया। लू छिंग गुस्से में हाथ उठाकर तुम्हें मारने ही वाली थी। उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर तुम थोड़ा सहम गए, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हारी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तुम धीरे से बोले, अगर मैं उस दिन पापा के साथ रहता तो शायद वो नहीं मरते। ये कहते कहते तुम फिर फूट फूट कर रोने लगे। लू मेई से ये देखा नहीं गया। वह बोली, इतनी बड़ी होकर एक बच्चे को रुला रही हो, शर्म नहीं आती? जिसने रुलाया है वही मनाएगा। इतना कहकर उसने तुम्हें लू छिंग की गोद में बैठा दिया और दादाजी को लेकर बाहर चली गई। लू छिंग गुस्से से चिल्लाती रह गई। उसने नीचे देखा, तुम अब भी उसकी गोद में बैठे थे। वह बोली, छोटे शैतान, क्या अब तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? तुमने सिर टेढ़ा करके उसकी तरफ देखा। तुम्हारी आंखें बिल्कुल मासूम थीं। लू छिंग हंस पड़ी। अच्छा, तो माँ बेटा मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो? गुस्से में उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो देखा कि तुम उसी के सामने बैठे उसे देख रहे हो। तुम्हारी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। वह चौंक कर बोली, क्या तुम पूरी रात नहीं सोए? तुमने जल्दी से अपनी बाह को जोर से छुटकी काटी ताकि नींद भाग जाए। फिर मुस्कुराकर बोले, मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नजर तुम्हारी बाह पर गई। वहां लाल लाल निशान पड़ चुके थे। वह मन ही मन सोचने लगी, ये बच्चा तो लू मेई से भी ज्यादा जिद्दी निकला। तभी बाहर से दादाजी की आवाज आई, दोनों नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। लू छिंग कुछ कहती उससे पहले ही तुम बिस्तर से कूदकर बाहर भाग गए। थोड़ी देर बाद तुम एक गिलास गर्म दूध लेकर वापस आए। तुमने बहुत सावधानी से उसे बेड साइड टेबल पर रखा। फिर तुम्हारी नजर उसकी टांगों पर पड़ी। दोनों पैरों की मांसपेशियां सूख चुकी थीं। वे सिर्फ हड्डियों जैसी रह गई थीं। लू छिंग का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से में दूध का गिलास जमीन पर दे मारा। कांच टूटकर चारों तरफ बिखर गया। वह चिल्लाई, बाहर निकल जाओ। तुम डर के मारे वहीं खड़े रह गए। पहले
टूटे हुए कांच को देखा, फिर उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले चुपचाप बाहर निकल गए। लू छिंग अपनी कलाई की पट्टी को देखती रही। उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद दरवाजा फिर धीरे से खुला। तुम हाथ में झाड़ू और डस्टपैन लेकर अंदर आए। बिना कुछ कहे तुमने टूटे हुए कांच का एक एक टुकड़ा बड़ी सावधानी से साफ किया। कमरे के हर कोने को देखकर यकीन किया कि कहीं कोई कांच का टुकड़ा बाकी न रह जाए। सफाई पूरी होते ही तुम फिर चुपचाप बाहर चले गए। तुम्हें अपने पापा की याद आ गई। जब वे शराब पी लेते थे तब भी बिल्कुल ऐसे ही अकेले रहना चाहते थे। तुमने सोचा शायद छोटी मौसी भी अभी अकेले रहना चाहती हैं। दरवाजे पर खड़े दादाजी ने धीरे से सांस भरी। उन्होंने प्यार से कहा, मेरे बच्चे तुम बहुत थक गए हो, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। तुम मुस्कुराए और सिर हिलाकर बोले, नाना जी चिंता मत कीजिए, अगर छोटी मौसी को कुछ भी हुआ तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। असल में तुमने चुपके से उनके कमरे में एक गुलाब का पौधा रख दिया था। दादाजी ने प्यार से तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा। तुम अपने कमरे में लौटे लेकिन सोए नहीं। तुमने ऑर्किड का गमला गोद में लिया और धीरे से पूछा, ऑर्किड भैया छोटी मौसी के पैरों को क्या हुआ था? ऑर्किड इस घर का बहुत पुराना पौधा था। तुम्हारा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस ली। तभी तुम्हें पता चला कि छोटी मौसी लू छिंग पहले एक मशहूर फोरेंसिक डॉक्टर थीं। एक हत्या के मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान उन पर झूठा रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया गया। मृतक के परिवार वालों ने बदला लेने के लिए उन्हें कार से कुचल दिया। उनकी जान तो बच गई लेकिन दोनों पैर हमेशा के लिए बेकार हो गए। जो लड़की कभी हर किसी की शान थी वह एक पल में टूटकर बिखर गई। धीरे धीरे वह गहरे डिप्रेशन में चली गई और यह 5वीं बार था जब उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। तुम्हारे मन में एक ही सवाल था, इतने अमीर परिवार की बेटी आखिर थोड़े से पैसों के लिए रिश्वत क्यों लेगी? ऑर्किड का पौधा तुम्हारे मन की बात समझ गया। उसने कहा, उसी समय लू ग्रुप भी बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तुम्हें बिजनेस की बातें समझ नहीं आती थी लेकिन तुम्हें पूरा भरोसा था कि छोटी मौसी कभी गलत काम नहीं कर सकती। ऑर्किड फिर बोला, वैसे तुम्हारी छोटी मौसी बचपन से ही पैसों की बहुत दीवानी है। एक बार सिर्फ लाल लिफाफे में मिलने वाले पैसों के लिए उसने पूरी कॉलोनी के लोगों के आगे सिर झुका दिया था। उस दिन तुम्हारे नाना जी इतने नाराज हुए थे कि उनसे रिश्ता तोड़ने तक की बात कर दी थी और बड़ी होने के बाद भी इतनी कंजूस बन गई कि लोग हैरान रह जाए। इतना खूबसूरत चेहरा लेकिन खर्च करने में जान निकल जाती है। ये सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। अच्छा तो छोटी मौसी को पैसे पसंद है, फिर तो उन्हें खुश करना आसान है। अगले दिन सुबह कुछ अजीब सी आवाजों से लू छिंग की नींद खुल गई। उसने मोबाइल से सीसीटीवी कैमरा खोला। स्क्रीन पर देखा तुम एक बड़ा सा बोरा घसीट रहे थे जिसमें खाली बोतलें और कबाड़ भरा था। साथ में दोनों जुड़वाम दीदियां भी मदद कर रही थीं। लू छिंग हैरान रह गई। क्या हमारा परिवार सच में दिवालिया हो गया? बच्चे अब कबाड़ बटोरने लगे। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने रास्ते के सारे कैमरे देखे। तुम लोग पूरे मोहल्ले से खाली बोतलें और कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे, फिर उन्हें बेचकर खुशी खुशी घर लौट आए। कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। तुमने पहले अपना छोटा सा सिर अंदर झांका, फिर दबे पांव उसके बिस्तर के पास आकर खड़े हो गए। लू छिंग सोने का नाटक करती रही लेकिन आधे घंटे तक तुम चुपचाप वहीं बैठे रहे। आखिरकार उसने आंखें खोलकर पूछा, क्या बात है? तुमने उसकी सख्त आवाज की बिल्कुल परवाह नहीं की। जेब से 9 रुपए 80 पैसे निकाले, दोनों हाथों से उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, छोटी मौसी ये आज की मेरी कमाई है, सब आपके लिए। अब आप खुश हो जाएंगे ना? लू छिंग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसे तब समझ आया कि यह बच्चा पूरे दिन सिर्फ उसके लिए मेहनत कर रहा था। जब उसने पैसे नहीं लिए तो तुमने जबरदस्ती उसकी हथेली में रख दिए। फिर मासूमियत से बोले, ऑर्किड भैया कहते हैं कि आपको पैसे बहुत पसंद है। अब से मैं रोज बोतलें इकट्ठा करूंगा। जब बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत सारे पैसे कमाकर आपको दूंगा। लू छिंग के दिल में अजीब सी कसक उठी। जो दिल इतने सालों से पत्थर बन चुका था वह पहली बार पिघलने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। तुम्हें घूरते हुए बोली, किसने कहा कि मैं पैसों की लालची हूँ? बाहर जाओ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। आंखों की चमक बुझ गई। तुम चुपचाप मुड़कर बाहर चले गए। तुम्हारे जाते ही लू छिंग ने गहरी सांस ली। उसे तुरंत अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। काफी देर सोचने के बाद उसने लू मेई को एक एडवांस रोबोट प्रोग्राम भेज दिया। साथ में सिर्फ इतना लिखा, अब मैं तुम दोनों माँ बेटे की एहसानमंद नहीं रही। ईमेल देखकर लू मेई भी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि इसमें मो बेई चेन का क्या संबंध है। अगली सुबह नाश्ते के बाद उसने देखा कि तुम फिर दोनों दीदियों के साथ बाहर जा रहे हो। इस बार वह चुपचाप तुम्हारे पीछे पीछे चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा तुमने मोहल्ले के कई बच्चों को साथ मिला लिया था। सब मिलकर फिर कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे। इतना ही नहीं, तुम आधे शरीर तक कूड़ेदान में घुस गए थे। यह देखकर लू मेई से रहा नहीं गया। वह तुरंत दौड़ी और तुम्हें बाहर खींच लिया। तुम घबराकर पीछे मुड़े। जैसे ही देखा कि लू मेई है तुरंत मुस्कुराकर बोले, मम्मी। लू मेई ने सीधे पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने माथे का पसीना पोंछा और बोले, ऑर्किड भैया ने कहा था कि छोटी मौसी को पैसे पसंद हैं। मैं पैसे कमाकर उन्हें खुश करना चाहता हूँ। इतना कहते कहते तुम्हारा सिर झुक गया। नाक सुड़कते हुए तुमने धीरे से कहा, लेकिन कल भी छोटी मौसी खुश नहीं हुई। फिर तुमने खुद को संभाल लिया। शायद मैंने अभी बहुत कम पैसे कमाए हैं, जब ज्यादा कमाऊंगा तब वो जरूर मुस्कुराएंगी। लू मेई कुछ पल तक तुम्हें चुपचाप देखती रही, फिर पूछा, बस इसी वजह से? तुमने जोर से सिर हिलाया। अगर छोटी मौसी खुश हो जाएंगी तो वो फिर कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मैंने ऑर्किड
भैया से पूछा था कि डिप्रेशन क्या होता है। उन्होंने कहा, जब इंसान के दिल में खुशी नहीं बचती तो उसे जीने का मन भी नहीं करता। मेरे पापा भी हमेशा ऐसे ही रहते थे, वो कभी हंसते नहीं थे। फिर एक दिन उन्होंने जीना ही छोड़ दिया। मेरे पास अब पापा नहीं है। मैं किसी भी हालत में छोटी मौसी को नहीं खोना चाहता। यह सुनकर लू मई लंबे समय तक कुछ नहीं बोली। फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी छोटी मौसी नाराज नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने मेरी मदद की है। तुम्हारी आंखें खुशी से चमक उठी। सच? तुम्हारी मासूम खुशी देखकर लू मई भी मुस्कुरा दी। हाँ बिल्कुल सच। तुम्हारी आंखें चांद की तरह टेढ़ी होकर मुस्कुराने लगी। बहुत अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। मुझे और मेहनत करनी है ताकि छोटी मौसी हमेशा खुश रहे। लू मई ने संतोष से सिर हिलाया। फिर दोनों जुड़वां बहनों से बोली, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। दोनों बहनें पहले तो घबरा गईं कि शायद डांट पड़ेगी, लेकिन जब डांट नहीं मिली तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। छोटे भाई के आने के बाद तीसरी मौसी सच में पहले से कहीं ज्यादा नरम हो गई हैं। इतना कहकर लू मई सीधा लू छिंग के कमरे के बाहर पहुंची। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी और बोली, कब तक कमरे में छिपकर तमाशा देखती रहोगी? तीसरी मौसी को उस रूप में देखकर जुड़वां बहनें डर के मारे कांप उठीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही सख्त स्वभाव वाली तीसरी मौसी हैं। डर के मारे दोनों तुम्हारा हाथ पकड़कर दूर ले गईं। मोहल्ले के बाकी बच्चे तुम्हें देखकर उत्सुक हो गए। अरे तुम्हारा छोटा भाई कब आया? दोनों बहनों को खुद भी सही बात नहीं पता थी। उन्होंने बस इतना कहा, तीसरी मौसी एक दिन बाहर गई थी और वापस आते समय छोटे भाई को साथ ले आई। फिर लू चियान ने मजाक में कहानी बना दी। असल में तीसरी मौसी टाइम ट्रेवल करके गई थी, वहीं उन्होंने इसे जन्म दिया। हैरानी की बात यह थी कि सारे बच्चों ने उस झूठ पर यकीन कर लिया। उस दिन घर जाकर सबने अपने अपने माँ बाप से जिद पकड़ ली, हमें भी टाइम ट्रेवल पर ले चलो, हमें भी एक छोटा भाई चाहिए। कुछ ही दिनों में पूरे इलाके में अजीब अजीब अफवाहें फैल गईं। कोई कहता लू मई टाइम मशीन बना रही है, तो कोई कहता वो इंसानों को लैब में पैदा करने की रिसर्च कर रही है। जब ये बातें लू मई के कानों तक पहुंची तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका मन हुआ कि दोनों भांजियों की अच्छी खासी खबर ले, लेकिन जैसे ही दोनों ने उसका चेहरा देखा तुरंत तुम्हारे पीछे छिप गईं। तुमने मासूमियत से सिर उठाया और एक छोटा सा फूल उसकी तरफ बढ़ाया। मम्मी, ये फूल आपके लिए। बस इतना सुनते ही लू मई का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने तुम्हें गौर से देखा, फिर पूछा, तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए? तुमने शर्माते हुए दोनों हाथ आपस में मसलते हुए कहा, मैं गलती से बर्फ पर फिसल गया था, सीधा बर्फ के ढेर में गिर पड़ा। दादाजी का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत तुम्हें गर्म पानी से नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और प्यार से बोले, मेरे बच्चे कल से बाहर मत जाना, बहुत ठंड है। लेकिन तुमने जोर से सिर हिलाया, नहीं, मुझे छोटी मौसी के लिए पैसे कमाने हैं। ये सुनकर दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने तुम्हें सीने से लगा लिया और बार बार प्यार करने लगे। फिर मुस्कुराकर बोले, आज रात क्या खाओगे? नाना जी खुद बनाकर खिलाएंगे। ये सुनते ही दोनों जुड़वां बहनों का चेहरा उड़ गया। वे घबरा कर बोली, नाना जी, क्या आप छोटे भाई को जहर खिलाना चाहते हैं? दादाजी का चेहरा एकदम उतर गया। उन्होंने दोनों को घूर कर देखा, मन ही मन बोले, मैंने पहले ही कहा था पोती पोतियां किसी काम की नहीं होती। तुमने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ भी चलेगा, मैं खाने में नखरे नहीं करता। दादाजी खुशी से झूम उठे। उन्होंने फिर तुम्हारे गाल पर प्यार किया और गुनगुनाते हुए रसोई में चले गए। दोनों उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा और गहरी सांस ली। छोटे भाई, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, आखिर सब ऐसा क्यों कह रहे थे? कुछ देर बाद खाने की मेज पर एक काली सी रहस्यमय डिश रखी गई। तुमने डरते डरते दादाजी की तरफ देखा, क्या ये सच में खाने की चीज है? इससे पेट तो नहीं खराब होगा? लेकिन दादाजी की उम्मीद भरी नजर देखकर तुमने हिम्मत जुटाई। ऐसा लगा जैसे किसी युद्ध पर जा रहे हो। तुमने धीरे धीरे चॉपस्टिक उठाई, लेकिन उससे पहले कि खाना छूते लू मई ने तुम्हें तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। पापा, ये अभी छोटा है, आगे से आप खाना मत बनाया कीजिए। दादाजी ने नाराज होकर कहा, मेरे खाने में क्या कमी है? उन्होंने खुद एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। अगले ही पल बिना कुछ बोले उसे बाहर थूक दिया। फिर ऐसे अभिनय करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे तुरंत उठे और बोले, चलो आज बाहर जाकर खाते हैं, जरा वो वे रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दो। दादी ने शांत स्वर में कहा, पहले ही बुक कर दिया है। असल में जैसे ही दादाजी ने कहा था कि वे खाना बनाएंगे, दादी ने उसी वक्त रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दी थी। उन्हें अपने पति की कुकिंग पर पूरा भरोसा था और वही भरोसा उन्हें बाहर खाना खाने पर मजबूर कर देता था। पूरा परिवार बाहर चला गया। कुछ ही देर में पूरा घर शांत हो गया। अपने कमरे में लेटी लू छिंग को अचानक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब सब लोग खाना खाकर लौटे और घर फिर से चहल पहल से भर गया तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वह चुपचाप इंतजार करती रही। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। उसका दिल फिर से भारी होने लगा। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह किसका इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। तुम अंदर आए। तुम्हें देखते ही उसका मन जैसे फिर हल्का हो गया। उसे तभी एहसास हुआ कि वह पूरे समय तुम्हारा ही
इंतजार कर रही थी। तुम पहले की तरह कुछ सिक्के और नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, छोटी मौसी ये आज की कमाई है। फिर तुमने एक छोटा सा डिब्बा आगे किया, और ये आपके लिए केक लाया हूँ, बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाइए। लू छिंग ने मुंह फेर लिया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी देर तक मुझे अकेला छोड़ दिया और अब थोड़ा सा केक देकर मुझे मना लोगे? इतना आसान नहीं है। तुमने डिब्बा खोलकर उसके सामने कर दिया। सच में बहुत अच्छा है, बस एक और खा लीजिए ना छोटी मौसी। लू छिंग ने फिर सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम उसके दूसरी तरफ भागे, एक और। वह फिर दूसरी तरफ मुड़ी, तुम फिर उधर पहुंच गए। वह बस गर्दन घुमाती रही और तुम उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। कुछ ही देर में तुम खुद हाँफने लगे। लू छिंग को लगा कि अब तुम हार मानकर चले जाओगे, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, तुम बिस्तर पर चढ़ चुके थे। तुमने गर्व से मुस्कुराते हुए चम्मच में केक लिया और उसके मुंह के सामने कर दिया। वह मना करने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि तुमने झट से केक उसके मुंह में डाल दिया। उसने नाराज चेहरा बनाए रखा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा। तुम उसे केक खिलाते रहे और पूरे उत्साह से बताते रहे कि आज तुमने कबाड़ कैसे इकट्ठा किया। हालांकि वह यह सब सीसीटीवी में पहले ही देख चुकी थी, फिर भी तुम्हारी बातें बड़े ध्यान से सुनती रही। पता ही नहीं चला कि कब आधा से ज्यादा केक खत्म हो गया। अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा। लू मेई कब से वहां खड़ी थी। वह दरवाजे से टिककर मुस्कुरा रही थी। केक अच्छा है ना? खाना है तो सीधे खा लो, इतना नाटक क्यों कर रही हो? लू छिंग का चेहरा एकदम बदल गया। उसने तुरंत तुम्हारा हाथ हटाया। लू मेई हंसते हुए आगे बढ़ी, तुम्हें गोद में उठाया और बोली, वैसे जो रोबोट वाला प्रोग्राम तुमने भेजा था उसमें अभी कुछ बदलाव करने हैं, आज ही कर देना। लू छिंग हैरान रह गई। लू मेई, याद है ना कि मैं अभी मरीज हूँ? लू मेई ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाथ तो ठीक है ना? बस वही काफी है, कल सुबह तक काम चाहिए। लू छिंग गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी तुम खुशी से उछल पड़े। वाह, छोटी मौसी रोबोट भी बना सकती हैं, आप तो बहुत कमाल हैं। तुम्हारी मासूम तारीफ सुनकर लू छिंग के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। जब तुम और लू मेई वहाँ से चले गए, तब उसे अचानक एहसास हुआ, रुको, मैं फिर से इनके बहकावे में कैसे आ गई? लेकिन लू छिंग का चेहरा अचानक उतर गया। उसे लगा कि माँ बेटे की ये जोड़ी मिलकर उसे बदलने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह लू छिंग पहली बार व्हील चेयर पर बैठकर कमरे से बाहर निकली। उसका इरादा साफ था, लू मेई से कहना कि जो सॉफ्टवेयर तुमने मुझसे मांगा था मैंने नहीं बनाया, अब जो करना है कर लो। वह कुछ कह पाती उससे पहले उसने देखा कि लियू मेई तुम्हारे लाल पड़े छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से सहला रही थी। तुम पूरे दिन बाहर रहे, ठंड से हाथ खराब हो गए ना? लियू छिंग ने नजर उठाकर देखा, तुम्हारे हाथ ठंड से सूज चुके थे और उन पर शीतदंश फ्रॉस्टबाइट के निशान पड़ गए थे। तुम दौड़कर उसके पास आए और मासूमियत से बोले, छोटी मौसी आप ज्यादा आराम करना, ज्यादा काम मत करना, मैं कबाड़ बटोरने जा रहा हूँ। आप घर पर अच्छे से खाना खाना और खुश रहना, मैं थोड़ी देर में फिर मिलने आऊंगा। इतना कहकर तुम अपना बोरा उठाकर दोनों बहनों के साथ बाहर निकल गए। आंगन से निकलते ही तुम्हारा पैर फिसला और तुम जोर से गिर पड़े। कुछ पल के लिए वहीं बैठे रहे, फिर तुरंत उठकर मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। लियू छिंग ने होंठ भींच ली। कुछ सेकंड बाद वह चुपचाप अपनी व्हील चेयर घुमाकर कमरे में लौट गई। उसने लैपटॉप खोला और इतनी तेजी से टाइप करने लगी कि उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। दरवाजे पर खड़ी लियू मेई मुस्कुराई, देखा आखिर तुम्हें मना ही लिया। दादाजी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उनकी आंखें भर आईं। कार एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी छोटी बेटी को कभी ऐसा नहीं देखा। उसने नौकरी छोड़ दी थी और बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन इस बच्चे के आने के बाद उसमें फिर से जीने की इच्छा लौट रही है। भावुक होकर उन्होंने आंसू पोंछे और अचानक बोले, मैं अपने प्यारे पोते के लिए कुछ अच्छा बनाता हूँ। इतना सुनते ही दादी और लियू मेई दोनों घबरा गईं। उधर लियू छिंग ने आखिरकार पूरा प्रोग्राम लिख दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह इस मासूम बच्चे की भावनाओं में बहकर मान गई है। उसने मन ही मन कसम खाई, अब दोबारा कभी इसके भावुक जाल में नहीं फंसूंगी। शाम को तुम हमेशा की तरह दिन भर की कमाई लेकर उसके कमरे में पहुंचे, लेकिन इस बार तुम्हारी आंखें लाल थीं, जैसे तुम रोए हो। लियू छिंग ने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तुमने आंखें मलते हुए धीरे से कहा, आज एक बड़ा डिब्बा हमें पहले मिला था, लेकिन एक दादाजी हमसे तेज भागकर उसे ले गए। तुमने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। छोटी मौसी, आज मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया, क्या अब आप फिर से उदास हो जाओगी? लियू छिंग कुछ पल तक तुम्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा चेहरा खुशी से खिल उठा। सच, तुम्हारी चमकती आंखें देखकर उसकी भी आंखें नम हो गईं। उसने जल्दी से नजरें फेर ली, दराज से एक दवा निकाली और तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए है, अब जाओ। तुमने हाथ में दवा देखी, यह शीतदंश की दवा थी। तुम्हारे मन का सारा डर खत्म हो गया। तुम मुस्कुराकर बोले, धन्यवाद छोटी मौसी। उस रात लियू मेई काम खत्म करके चुपचाप तुम्हारे कमरे में आई। उसने देखा कि तुम अपने पिता मो युआनजो की अस्थियों का कलश सीने से लगाए गहरी नींद में सो रहे हो। उसे लगा कि अब उनके अंतिम संस्कार का समय आ गया है। हमेशा इस तरह कलश को साथ रखना सही नहीं था। अगले दिन उसने तुम्हें प्यार से समझाया और कुछ कब्रिस्तान की तस्वीरें दिखाई। तुमने कलश को और कसकर पकड़ लिया। माँ, क्या अब मैं पापा के साथ नहीं रह पाऊंगा? लियू मेई ने तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे पापा को उनकी आखिरी मंजिल मिलनी चाहिए। अगर कलश गलती से गिर गया तो उनके लिए एक सुंदर जगह होगी,
जब भी तुम्हें उनकी याद आए तुम उनसे मिलने जा सकोगे। ये सुनकर तुम थोड़ा शांत हुए और तस्वीरें देखने लगे। अचानक तुम्हारी नजर एक जगह पर जाकर रुक गई। वहाँ सफेद गुलाबों का बड़ा सा बगीचा था। तुम्हारी आंखें चमक उठी। पापा को सफेद गुलाब बहुत पसंद थे। लियू मई मुस्कुराई और तुम्हें उसी कब्रिस्तान ले गई। रास्ते में एक फूलों की दुकान देखकर उसने पूछा, कुछ फूल भी ले लें? तुमने खुशी से सिर हिलाया। हाँ। तुम अपने पिता की अस्थियों का कलश बहुत सावधानी से पकड़े हुए फूल चुन रहे थे। तभी लियू मई का फोन आ गया और वह थोड़ी दूर जाकर बात करने लगी। उसी समय एक तेज आवाज सुनाई दी। अरे फिर तुमने पलट कर देखा। सामने लिन बेचुआन था। उसके साथ पांटिंग और लिन अंकल भी खड़े थे। तुमने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुड़ गए। तुम्हारी इस अनदेखी से लिन बेचुआन को गुस्सा आ गया। उसकी नजर तुम्हारे हाथ में पकड़े कलश पर पड़ी। जब तुम फूल लेकर वापस मुड़ने लगे उसने अचानक अपना पैर आगे बढ़ाकर तुम्हें गिरा दिया। कलश तुम्हारे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। धड़ाम, कलश टूट गया और तुम्हारे पिता की अस्थियां जमीन पर बिखर गईं। तुम कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। लिन बेचुआन के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। वह जानबूझकर आगे बढ़ा और अपने पैर से उन अस्थियों को इधर उधर लात मारने लगा। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ गुस्से से कांप उठे। तुमने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। मेरे पापा को मत छुओ। लिन बेचुआन गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसी समय पांटिंग ने यह सब देख लिया। उसने बिना कुछ पूछे सीधे तुम्हें जोर से लात मार दी। वह लात तुम्हारे सीने पर लगी। दर्द से तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन तुम्हारी नजर सिर्फ एक जगह थी। उसका पैर अभी भी तुम्हारे पिता की अस्थियों पर रखा हुआ था। तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकले। तुम घुटनों के बल रेंगते हुए उसके पास पहुंचे और उसके पैर को हटाने की कोशिश करते हुए रो पड़े। मेरे पापा पर पैर मत रखो, उन्हें भी दर्द होता है।